नमस्कार। कथा मंथन में आज सुनिए व्योमकेश बख्शी की कहानी ग्रामोफोन पिन का रहस्य। व्योमकेश बख्शी के रचयिता सरदेंदु बंदोपाध्याय। इससे पहले सत्यान्वेषी कहानी आपको हमारे आई बटन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी ग्रामोफोन पिन का रहस्य। व्योमकेश ने सुबह का अखबार अच्छे से तय करके एक और रख दिया। उसके बाद अपनी कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर सूरज चमक रहा था। फरवरी की सुबह थी, न कोहरा न बादल, आसमान दूर दूर तक नीला था। हम लोग घर की दूसरी मंजिल में रहते थे। ड्राइंग रूम की खिड़की से शहर की आपाधापी और ऊपर खुला आसमान साफ दिखाई देता था। नीचे तरह तरह के ट्रैफिकों की आवाजों से पता चलता था कि शहर रोजाना के शोर शराबे के लिए जाग रहा है। नीचे हैरिसन रोड का शोरगुल बढ़कर आकाश तक कुलाचे मारने लग गया, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट आसमान में उड़ने लगी थी। ऊपर दूर तक कबूतरों की कतारें उड़ती दिखाई दी। लगा जैसे वे सूरज के इर्द गिर्द घेरा बनाना चाह रहे हों। सुबह के 8 बजे थे। हम दोनों नाश्ता करके आराम से अखबार के पन्ने उलट रहे थे, इस आस में कि कोई दिलचस्प समाचार दिखाई दे जाए। व्योमकेश ने खिड़की से हटने के बाद कहा, तुमने वह अजीब विज्ञापन देखा जो कुछ दिनों से बराबर छप रहा है? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं विज्ञापन तो नहीं पढ़ता। आश्चर्य से देखते हुए व्योमकेश बोला, तुम विज्ञापन नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हो? जो हर एक व्यक्ति पढ़ता है, समाचार। दूसरे शब्दों में वो कहानियां जैसे मंचूरिया से कोई व्यक्ति अपनी उंगली से खून बहता देखकर फिर ब्राजील में एक महिला के 3 बच्चे हुए, यही सब पढ़ते हो। क्या फायदा है यह पढ़कर? क्यों पढ़ा जाए यह सब? यदि तुम आज के संदर्भ में असली खबर चाहते हो तो विज्ञापन पढ़ो। विज्ञापन। व्योमकेश विचित्र व्यक्ति था, यह जल्दी ही पता लग जाएगा। ऊपर से उसे देखकर उसके चेहरे या बातचीत से कोई यह नहीं कह सकेगा कि उसमें अनेक विशेष गुणों का समावेश है, लेकिन यदि उसे ताना मारो या उसे तर्क में उद्धृत कर दो तो उसका यह वास्तविक रूप सामने आ जाता है। लेकिन आमतौर पर वह एक गंभीर और कम बोलने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब कभी उसकी खिल्ली उड़ाकर उसका मजाक बनाया जाता है तो उसकी जन्मजात प्रखर बुद्धि सभी संभावनाओं और अवरोधों को तोड़कर उसकी जुबान पर खेलने लग जाती है। तब उसका वार्तालाप सुनने लायक हो जाता है। मैं यही लोग स्वर्ण नहीं कर पाया और सोचा कि क्यों न उसे एक बार उद्वेलित करके देखा जाए। मैंने कहा, अच्छा तो यह बात है, इसका मतलब यह हुआ कि अखबार वाले सब बदमाश लोग हैं और जो अखबार के पन्नों को विज्ञापनों से भरने की जगह फिजूल की खबरें छापकर जगह पर देते हैं। व्योमकेश की आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। वह बोला, कसूर उनका नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए ये फिजूल की कहानियां ना छापें तो उनका अखबार तो नहीं बिकेगा। लेकिन वास्तव में चटपटी खबर व्यक्तिगत कॉलमों में ही मिलती है। यदि तुम सभी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें चाहते हो, जैसे कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दिन दहाड़े कौन किसे लूटने की साजिश कर रहा है, स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी काम को बढ़ाने के लिए क्या नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो तुम्हें व्यक्तिगत कॉलम के विज्ञापन पढ़ने चाहिए। राइटर से ये सब खबरें नहीं भेजता। मैंने हंसकर जवाब दिया, अगर ऐसा है तो आज ही से केवल विज्ञापन ही पढ़ा करूंगा। पर तुमने यह नहीं बताया, आज तुम्हें कौन सा विज्ञापन विचित्र लगा? व्योमकेश ने अखबार मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, पढ़ लो, मैंने निशान लगा दिया है। मैंने पन्नों को पलट कर देखा। एक पेज पर लाल पेंसिल से 3 लाइन की लाइनों पर निशान लगा था। यदि लाल निशान ना होता तो शायद साधारण दृष्टि में वह दिखाई भी ना देता। विज्ञापन इस प्रकार था, शरीर में कांटा। यदि शरीर से कांटा निकालवाना चाहते हैं तो कृपया शनिवार 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलॉक के दक्षिण पश्चिम कोने पर लगे बिजली के खंभों से कंधों को टिकाए खड़े रहें। मैंने उस विज्ञापन को कई बार पढ़ा और जब मुझे उसका कोई सिर पैर नहीं मिला तो मैंने पूछा, आखिर वह कहना क्या चाहता है? उस चौराहे के लैंपपोस्ट से कंधा टिकाने पर क्या जादू से शरीर से कांटा निकल जाएगा? उस विज्ञापन का अर्थ क्या और क्या है यह शरीर का कांटा? व्योमकेश ने उत्तर दिया, मैं भी तो अभी यह समझ नहीं पाया हूँ। अगर तुम पिछले अखबारों पर नजर डालोगे तो पाओगे कि यह विज्ञापन प्रत्येक शुक्रवार बिना किसी नाम के छप रहा है। लेकिन इस खबर में संदेश क्या है? आमतौर पर किसी विज्ञापन को छपवाने का कोई उद्देश्य होता है। इस विज्ञापन से तो कुछ पता ही नहीं चलता।
ब्योमकेश: पहली नज़र में तो यही लगता है कि इसमें कोई संदेश नहीं है, पर कुछ भी नहीं है यह कैसे मान लिया जाए? आखिर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई फिजूल के विज्ञापन पर क्यों खर्च करेगा? यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो पहला संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वो क्या है? विज्ञापनकर्ता बताना नहीं चाहता कि वह कौन है। विज्ञापन में कहीं कोई नाम नहीं है। अक्सर विज्ञापन ऐसे छपते हैं जिनके विज्ञापनकर्ता का नाम पता नहीं होता, पर यह सब जानकारी अखबार के दफ्तर में रहती है। अखबार अपनी ओर से एक बॉक्स नंबर छापता है। इसमें यह भी नहीं है कि तुम जानते होगे कि जब कोई विज्ञापन छपवाता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि वह खुद मौजूद रहकर लेन देन पर कोई सौदेबाजी करे। वह यह भी वही करना चाहता है, पर सौदेबाजी के लिए सामने नहीं आना चाहता। मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। विज्ञापन देने वाला व्यक्ति इस विज्ञापन के माध्यम से लोगों से यह कहना चाहता है कि हे भाई सुनो, यदि तुम में से कोई अपने शरीर का कांटा निकाल देना चाहता है तो अमुक जगह इतने बजे मिलो और इस मुद्रा में खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। अभी हम इसकी चर्चा ना करें कि आखिरकार यह शरीर में कांटा है क्या चीज। इस समय हम इतना ही सोच लें कि हम यदि उस कांटे को निकाल फेंकना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। उस जगह उतने बजे वहां जाएं और लैंप पोस्ट से कंधा टिकाकर खड़े हो जाएं। मान लो तुम उसी समय वहां पर जाकर इंतजार करते हो तो क्या होगा? क्या होगा? मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि शनिवार की शाम को उस स्थान पर कितनी भीड़ हो जाती है। व्हाइटविल एडलो एक तरफ है और उसके दूसरी तरफ न्यू मार्केट है और चारों तरफ अनेक सिनेमा हॉल है। तुम वहां निर्धारित समय से लेकर आधा घंटे तक उक्त लैंप पोस्ट से टिककर खड़े रहते हो तो कमरे के आगे पीछे चलने वाली भीड़ के धक्के तुम्हें खाने पड़ेंगे। लेकिन इतने इंतजार के बाद भी जिस काम के लिए तुम वहां खड़े हो उसका कोई अता पता तक नहीं, और जादू से तो शरीर का कांटा निकल नहीं सकता। अंत में तुम निराश होकर सोचने लगते हो कि किसी ने तुम्हें क्या मूर्ख बनाया है। तब एकाएक तुम्हें अपनी पॉकेट में वह एक रुक्का मिलता है जो भीड़ में से किसी ने बड़ी सफाई से तुम्हारी पॉकेट में डाल दिया है। और फिर क्या? बीमार और दवा देने वाला आपस में मिलते नहीं और फिर भी इलाज का नुस्खा मिल जाता है। तुम्हारे और विज्ञापन दाता के बीच संपर्क कायम हो जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगता कि वह कौन है और देखने में कैसा लगता है। मैं कुछ देर उसकी बातों पर ध्यान देता रहा और बोला, मान लो मैं तुम्हारे वर्णन को सही भी मान लूं तो भी क्या साबित होता है इससे? सिर्फ यह कि शरीर में कांटे का सरगना हर कीमत पर अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहता है, और जो व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करने में हिचकिचाता हो तो जाहिर है वह कोई सीधा साधा व्यक्ति तो हरगिज नहीं। मैंने अपना सिर हिलाकर कहा, यह केवल अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वह सही हो। ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और फर्श पर चहलकदमी करते हुए बोला, सुनो, सही अनुमान सबसे बड़ा सबूत होता है। जिसे तुम जांच पर आधारित सबूत कहते हो उसे यदि बारीकी से अध्ययन करो तो पाओगे कि वह अनुमानों के एक क्रम के अलावा कुछ नहीं है। परिस्थिति पर आधारित प्रमाण बौद्धिक अनुमान नहीं है तो क्या है? फिर भी इसके आधार पर कितने ही लोगों को आजीवन कैद की सजा हुई है। मैं चुप रहा, किंतु हृदय से उसके तर्कों को स्वीकार नहीं कर पाया। एक अनुमान को प्रमाण मान लेना आसान नहीं लगा, लेकिन फिर ब्योमकेश के तर्कों को यूं ही झुठला देना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस समय यही बेहतर होगा कि प्रतिक्रिया के रूप में मैं फिलहाल कुछ ना कहूँ। मैं जानता था कि मेरी चुप्पी ब्योमकेश को उद्वेलित करेगी और जल्द ही वह कोई तर्क प्रस्तुत करेगा जिनको मैं किसी तरह भी अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच एक गोरैया उड़कर हमारी खिड़की के दरवाजे पर बैठ गई। उसकी चोंच में एक छोटी सी टहनी थी। उसने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा। ब्योमकेश चलते चलते एकाएक रुक गया और गोरैया की ओर इशारा करके उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह चिड़िया क्या कहना चाह रही है? चौंक कर बोला, क्या कहना चाह रही है माने? मैं समझता हूँ कि वह अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही है, और क्या? क्या यह तुम निश्चयपूर्वक कह सकते हो, बिना किसी संदेह के? हाँ, बिना किसी संदेह के। ब्योमकेश दोनों बाजू को आपस में बांधकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान से बोला, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या प्रमाण है? प्रमाण? वह तो इसके मुंह में पेड़ की टहनी है। उसके मुंह में टहनी का क्या निश्चित रूप से यह बताती है कि वह घोंसला ही बनाना चाहती है? मैं समझ गया कि मैं ब्योमकेश के तर्कों के जाल में फंस गया हूँ। मैंने कहा, नहीं, लेकिन अनुमान, अब तुम लाइन पर आए तो क्या इतनी देर से मानने से इनकार करते रहे? नहीं, इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारा कहना है कि जो अनुमान गौरैया के बारे में लगाया गया वह मनुष्य पर लागू होता है, क्यों नहीं? यदि तुम मुंह में टहनी दबाकर किसी की दीवार पर चढ़कर बैठ जाओ तो यह साबित हो जाएगा कि तुम घोंसला बनाना चाहते हो।
नहीं, इससे तो यह साबित नहीं होता कि मैं बहुत ही ऊंचे दर्जे का उल्लू हूँ। इसके लिए क्या कोई सबूत चाहिए? व्योमकेश हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे किसी भी तरह नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि भले ही जांच पर आधारित प्रमाण में भूल हो जाए, पर तर्क पर आधारित अनुमान गलत नहीं हो सकता। मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया और बोला, मैं इस विज्ञापन को तुम्हारे तरह तरह के अनुमानों और अटकलों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। व्योमकेश, इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर है। जानते हो, आस्था को भी मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जांच पर आधारित प्रमाण पत्र ही सर्वाधिक उपयोगी मार्ग है। कल है शनिवार, शाम को हमारे पास कोई काम नहीं। मैं कल दिखा दूंगा कि मेरा अनुमान सही है। क्या करोगे? सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की पदचाप सुनाई दी। व्योमकेश ने कानों पर जोर दिया और बोला, आगंतुक, अजनबी, मध्य व्यय का भारी भरकम या फिर गोलमटोल, हाथ में बेत, कौन हो सकता है? जरूर हम ही से मिलना चाहता है, क्योंकि इस मंजिल में हमारे अलावा और कौन है? और वह अपने आप पर ही हंस दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। व्योमकेश जोर से बोला, भीतर आ जाइए, दरवाजा खुला है। एक मध्य व्यय के भारी भरकम व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। उसके हाथ में मलाका बांस से बनी बेंत थी, जिसकी मूठ पर चांदी चढ़ी हुई थी। वह बटनों वाला अपला का ऊन का काला कोट पहने हुआ था। नीचे बढ़िया प्लेटों वाली फाइन धोती झलक रही थी। वह गोरा चिट्टा क्लीन शेव था। आगे के बाल उड़ गए थे, पर देखने में वह प्रियदर्शी था। 3 मंजिली सीढ़ियां चढ़ने के अंदर आते ही बोलने में उसे असुविधा हो रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। व्योमकेश मेरी ओर इशारा करके आहिस्ता से बड़बड़ाया, अनुमान, अनुमान। मुझे व्योमकेश का ताना चुपचाप सहना पड़ा था, क्योंकि उसका अजनबी के बारे में अनुमान सही निकला था। आगंतुक सज्जन तब तक सहज हो चुके थे। उन्होंने प्रवेश किया। आप दोनों में से जासूस व्योमकेश बाबू कौन है? व्योमकेश ने पंखा चलाकर कुर्सी की ओर इशारा करके कहा, तशरीफ रखिए, मैं हूं व्योमकेश बख्शी, लेकिन मुझे जासूस शब्द से चिढ़ है। मैं एक सत्यान्वेषी हूं, सच को खोजने वाला। मैं देख रहा हूं आप काफी परेशान हैं। कुछ देर आराम कर ले, फिर आपसे ग्रामोफोन पिन का रहस्य सुनूंगा। वे सज्जन बैठ गए और बड़ी देर तक किंकृत्य विमूढ़ होकर व्योमकेश की तरफ ताकते ही रह गए। आश्चर्य में तो मैं भी था, क्योंकि मेरे भेजे में यह नहीं घुस पा रहा था कि व्योमकेश ने एक ही नज़र में उन मध्य व्यय के संभ्रांत सज्जन को उस कुख्यात ग्रामोफोन पिन की कहानी से कैसे जोड़ दिया। मैंने व्योमकेश के कई अजूबे देखे, पर यह तो कोई जादुई कारनामे से कम नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद उन सज्जन ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और पूछ लिया, आप यह कैसे जान गए? व्योमकेश ने हंसकर उत्तर दिया, केवल अनुमान। पहला यह कि आप मध्य व्यय के हैं, दूसरा आप संपन्न व्यक्ति हैं, तीसरा आपको यह समस्या हाल ही में होने लगी और अंततः आप मेरे पास सहायता के लिए आए हैं, इसलिए। व्योमकेश ने वाक्य वहीं छोड़ दिया और अपने हाथों को हवा में इस प्रकार उड़ाया जैसे कह रहा हो, इतना सब हो जाने के बाद भी उनके आने का कारण तो एक बच्चा भी जान जाएगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इधर कुछ सप्ताह से शहर में कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। अखबारों ने उन घटनाओं को ग्रामोफोन पिन का रहस्य के शीर्षक से छापना शुरू कर दिया और उन घटनाओं की विस्तृत जानकारी पहले पेज के हेडलाइन के रूप में छाप रहे थे। इन समाचारों ने कलकत्ता की जनता को उत्सुकता, व्याकुलता और आतंक के मिले जुले प्रभाव से त्रस्त कर दिया था। अखबारों में भय मिश्रित आतंक पैदा करने वाले वृतांत पढ़ने से पान और चाय के अड्डों पर तरह तरह की आशंकाओं और अफवाहों का बाजार गर्म था। भय और आतंक से शायद ही कोई कलकत्ता निवासी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलता हो। घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई। करीब 1.5 महीने पहले सुकिया स्ट्रीट निवासी जयहरी सान्याल सुबह के समय कार्नवालिस रोड पर चल रहे थे। सड़क पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एकाएक औंधे मुंह सड़क पर गिर गए और उस समय सड़क पर काफी भीड़ थी। उन्हें सड़क से उठाकर एक और लाया गया तो पता चला उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एकाएक मृत्यु की जब खूनबीन की गई तो देखा गया उनके सीने पर खून की एक बूंद है और पर आसपास किसी घाव का कोई निशान नहीं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में अप्राकृतिक मृत्यु घोषित करके लाश को अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम में एक विचित्र तथ्य सामने आया, जिससे पता चला कि मौत ग्रामोफोन के छोटे से पिन से हुई है, क्योंकि वह हृदय में पाई गई जो गड़कर अंदर पहुंची थी। यह पिन कैसे हृदय के अंदर पहुंचा, इस प्रश्न के उत्तर में हथियार विशेषज्ञों ने अपने निर्णय में बताया, इसे छोटी रिवॉल्वर या उसी प्रकार के यंत्र से सीने के ठीक सामने
बिल्कुल पास से मारा गया है, जिससे पिन मृत व्यक्ति की खाल और मांस से होकर सीधा हृदय में पहुंचा और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अखबारों में इस वृतांत को पढ़कर काफी शोरगुल हुआ था। इसके बाद मृत व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी भी प्रकाशित हुई और पत्रों में ऐसी अटकलें भी छापी गई कि यह वास्तव में हत्या ही है या कुछ और। अगर हत्या है तो इसको कैसे अंजाम दिया गया, लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता पाया कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था और हत्यारे को इससे क्या लाभ हुआ। अखबारों में यह भी छपा कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चाय के अड्डों में अब वह उड़ने लगा है कि इस झांसा पट्टी के सिवाय कुछ नहीं। उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था और अखबारों के पास कोई सनसनीखेज समाचार नहीं था। उन्हें कहानी गढ़कर तिल को ताड़ बना दिया है। लेकिन 8 दिनों के बाद अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर 1.5 इंच के बड़े बड़े टाइप में जो समाचार छापा, उसको पढ़कर कलकत्ता का संभ्रांत तबका भी चौंक कर सोचने पर मजबूर हो गया। चाय के अड्डों के धुरंधर भी सन्नाटे में आ गए। अफवाहों, आशंकाओं और अटकलों का बाजार बरसात के कुकुरमुत्तों की भांति तेजी से बढ़ने लगा। दैनिक कालकेतु ने लिखा, ग्रामोफोन पिन ने फिर से तांडव शुरू किया। अजीब रहस्यमय घटनाओं से लोग भयभीत। कलकत्ता की सड़कें पूर्णतः असुरक्षित। कालकेतु के पाठकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले श्री जयहरि सान्याल की सड़क पार करते समय एकाएक मृत्यु हो गई थी। जांच से पता चला कि एक ग्रामोफोन उनके हृदय में घुसा मिला और डॉक्टर ने उस पिन को ही मृत्यु का कारण घोषित किया। उस समय हमने संदेह उजागर किया था वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी और उसके पीछे कोई छुपा भयानक षड्यंत्र है। हमारा वह संदेह अब पक्का हो गया। कल ठीक वैसी ही अजीब दुर्घटना घटी है। प्रख्यात व्यवसायी कैलाश चंद्र मौलिक कल शाम लगभग 5 बजे मैदान के निकट गाड़ी से जा रहे थे। रेड रोड पर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और पैदल चलने के लिए गाड़ी से बाहर गए। एकाएक उनके मुंह से एक चीख निकली और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके ड्राइवर और अन्य लोग उन्हें उठाकर कार तक लाए, लेकिन तब तक उनका प्राणांत हो गया। यह देखकर वहां एकत्र सभी लोग घबरा गए, लेकिन भाग्यवश जल्दी ही पुलिस आ गई। कैलाश बाबू रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और पुलिस को उनके सीने पर खून की बूंद मिली। इस भय से कहीं यह अस्वाभाविक मृत्यु न हो, पुलिस ने तुरंत लाश को अस्पताल भेजा। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के हृदय में ग्रामोफोन का पिन घुसा पाया गया और बताया गया कि पिन नजदीक से उनके सीने के में सामने से शूट किया गया था। यह स्पष्ट है यह कि अप्रत्याशित अपराध नहीं और यह कि जघन्य हत्यारों का गिरोह शहर में आ गया। कहना मुश्किल है कि ये कौन लोग हैं और कलकत्ता के इन जाने माने नागरिकों को मारने में उनका प्रयोजन क्या हो सकता है, लेकिन जो वास्तव में अनोखा है वह यह है कि उनकी हत्या का तरीका। इसके अलावा हथियार और उसका इस्तेमाल भी रहस्य के पर्दे से छिपा हुआ है। कैलाश बाबू अत्यंत उदार, मिलनसार, सज्जन पुरुष थे। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन जैसे व्यक्ति का कोई अहित चाहता है। मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 48 वर्ष की थी। कैलाश बाबू विधुर थे। उनके बाद उनकी संपत्ति की स्वामी उनकी बेटी होगी। हम कैलाश बाबू की बेटी और दामाद के लिए गहन सहानुभूति प्रकट करते हैं, जो उनकी मृत्यु से शोकाकुल है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कैलाश बाबू के ड्राइवर को संदेह के चलते हिरासत में लिया गया है। इसके बाद लगभग 2 सप्ताह तक अखबारों में काफी उत्तेजना फैली रही। पुलिस जोर शोर से अपराधी की तलाश में व्यस्त रही, लेकिन हाथ पल्ले कुछ पड़ता न देख करके भी हैरान और परेशान पुलिस खोजबीन में लगी रही, लेकिन अपराधी का कोई सुराग पाना तो दूर, ग्रामोफोन पिन के गहन रहस्य के बारे में भी कोई प्रकाश नहीं डाल पाई। करीब 15 दिन बाद ग्रामोफोन पिन ने अपनी करामात दिखाई। इस बार का शिकार कृष्ण दयाल लाह नामक एक सूदखोर धनवान था। वह धर्मतल्ला और वेलिंगटन स्ट्रीट के चौराहे पर सड़क पार करते समय गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। इस बार फिर मीडिया ने ऐसा घमासान छिड़ा जिसने खबरों के परकच्चे उड़ा दिए। संपादकीय लेखों में पुलिस की कार्यक्षमता और व्यर्थता पर तीखे प्रहार और तेज हो गए कलकत्ता महानगर में आतंक छा गया। नागरिकों में भय और दहशत घर करने लग गई। अड्डों में, चाय दुकानों, होटलों और ड्राइंग रूमों में इस विषय को छोड़कर कोई और विषय ही नहीं रहा। कुछ ही दिन के अंतराल में 2 ऐसी मौतें और हो गई और सारा शहर दहशत के सकते में आ गया। एक नागरिक यह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह हत्यारे से अपने को कैसे सुरक्षित रखे। और कहना ना होगा कि व्योमकेश भी गहन रूप से इस रहस्य पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था। गलत कार्य करने वालों को पकड़ना उसका व्यवसाय था और इस क्षेत्र में उसने पर्याप्त धन भी अर्जित किया था। वह चाहे जितना जासूस शब्द से घृणा करता हो,
पर वह अच्छी तरह से जानता था कि सभी तत्वों और उसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही है। इसलिए भी इस जघन्य हत्याकांड ने उसके मस्तिष्क की समस्त क्षमताओं को हिला दिया था। हम दोनों सभी अपराध के घटना स्थलों पर जाते और प्रत्येक घटना स्थल को सभी कोणों से जांचते। मैं कह नहीं सकता कि ब्योमकेश को इस जांच पड़ताल में कोई नया सुराग मिला या नहीं, और यदि मिला भी हो तो उसने मुझसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। हाँ, लेकिन इतना जरूर था कि वह अपनी नोटबुक में बड़ी मुस्तैदी से छोटी छोटी जानकारी को दर्ज करता जा रहा था। संभवतः अपने मन के भीतर से उसे विश्वास था कि किसी दिन रहस्य की कोई टूटी डोर उसके हाथ लग ही जाएगी। इसलिए आज जब वह टूटी डोर उसके हाथ के करीब आ गई तो उसे एहसास हो गया कि शांत चेहरे के बावजूद भीतर से वह कितना उद्वेलित और अशांत है। वे सज्जन कहने लगे, मैं आया था क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था और अब देख रहा हूं कि सब गलत नहीं है। आश्चर्यजनक दक्षता जो आपने अभी दिखाई, मुझे देखकर यह लगता है कि आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं उसके पास गया ही नहीं। जरा देखिए तो, कम से कम 5 हत्याएं दिन दहाड़े उसकी नाक के नीचे हो गई। क्या वे कुछ कर पाए? और आज तो मैं भी जाने कैसे बच गया। उनकी आवाज लड़खड़ाकर मध्यम हो गई और उनकी कनपटी पर पसीने की बूंदें चमक आई। ब्योमकेश ने उन्हें सांत्वना देकर शांत करते हुए कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा हुआ कि आप पुलिस के बजाय मेरे पास चले आ। अगर कोई इस रहस्य को खोल सकता है तो यकीनन वह पुलिस तो नहीं। कृपया करके शुरू से सारी बात विस्तार पूर्वक बताइए, कोई भी बात छोड़िए नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं। उन सज्जन ने सहज होकर कहना शुरू किया, मेरा नाम आशुतोष मित्र है। मैं नज़दीक ही नेबुटोला में रहता हूँ। 18 साल की उम्र में ही मैं अपने व्यवसाय में लगा हुआ हूँ। मुझे कभी समय ही ना मिला कि मैं अपने परिवार या शादी वगैरह के बारे में सोच पाऊँ। दूसरे, मुझे बच्चों का भी कोई शौक नहीं, इसलिए मैं इन सब झंझटों से दूर ही रहा। मेरे शौक भी कुछ अलग है। कुछ चीज़ें बहुत अधिक पसंद है, कुछ से मुझे सख्त नफरत है, और इसलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। समय के साथ उम्र भी बीत गई। मैं अगली जनवरी को 50 वर्ष पूरे कर लूँगा। 2 साल पहले मैंने अपने काम से अवकाश ले लिया। मेरे पास मेरी बचत का पैसा लगभग 1.5 लाख रुपया बैंक में जमा है, जिसका ब्याज मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मुझे रहने के लिए भाड़ा भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि जिस घर में रहता हूँ वह मेरा है। मुझे केवल संगीत का ही शौक है। सब कुछ होते हुए मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं। लेकिन क्या आपके ऊपर कोई निर्भर भी है? व्योमकेश ने प्रश्न किया। आशुतोष ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा कोई भी संबंधी नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं। एक निठल्ला भांजा जरूर है जो पहले पैसा मांगने आया करता था, लेकिन वह छोकरा शराबी और जुआरी है, इसलिए मैंने उसके घर में घुसने पर रोक लगा दी है। ये भांजा आप कहाँ है? आशुतोष बड़े संतोष के साथ बोले, आजकल वह जेल में है। उसे मारपीट करने और पुलिस से हाथापाई करने के जुर्म में 2 महीने की कैद हुई है, अब जेल में है। अच्छा ठीक है, अब आगे कहिए जो आप कह रहे थे। जब से वह बेहुदा विनोद मेरा भांजा जेल गया है, तब से जीवन आराम से कट रहा था। मेरा कोई मित्र नहीं और मैंने जानबूझकर कभी किसी का नुकसान भी नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा दुश्मन भी होगा। लेकिन कल एकाएक जैसे आसमान से गिरा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने अखबारों में ग्रामोफोन पिन के रहस्य की खबरों को पढ़ा जरूर था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन मैं गलत था। वह कैसे? कल शाम मैं रोजाना की तरह घूमने निकला। जोड़ासांको के पास एक संगीत संगोष्ठी है, जहां मैं शाम के समय गुजारता हूँ और रात में 9 बजे के आसपास लौटता हूँ। आमतौर पर मैं पैदल ही जाता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र में स्वास्थ्य के लिए यही फायदेमंद है। कल रात को लौटते समय जब मैं हरिसन रोड और एमस स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचा, उस समय वहां की घड़ी 9:15 बजा रही थी। उस समय भी सड़कों पर भीड़ काफ़ी थी। मैं फुटपाथ पर कुछ समय के लिए रुका रहा। मैं चाहता था कि आने वाली 2 ट्राम भी निकल जाए। जब ट्रैफिक बिल्कुल साफ हो गया तो मैं सड़क पार करने लगा। मैं सड़क के बीच में पहुंचा ही था कि एकाएक मैंने अपने सीने पर झटका महसूस किया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय के ऊपर की हड्डियों के पास, जहां मैं अपनी ब्रेस्ट पॉकेट में घड़ी रखता हूं, कुछ ठोक दिया है। इसके साथ ही मुझे दर्द हुआ, जैसे किसी ने हृदय में कांटा घुसा दिया हो। मैं गिरते गिरते बचा। किसी तरह मैंने अपना संतुलन बनाए रखा और सड़क पार कर गया। मुझे चक्कर आया और मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। जब मैंने ब्रेस्ट पॉकेट से अपनी घड़ी निकाल कर देखी तो वह ठप हो गई।
उसका शीशा पूरी तरह से टूट गया और और एक ग्रामोफोन पिन उसमें घुस गया था। बाबू फिर पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बाहों पर आए पसीने को पोंछा और अपनी जेब से निकालकर एक डिब्बी दे दी और बोले, यह रही वह घड़ी। व्योमकेश ने डिब्बी खोलकर घड़ी निकाली। घड़ी गन मेटल की बनी थी। ऊपर का शीशा नदारद था। घड़ी में समय 9:30 बजे का था और एक ग्रामोफोन का पिन घड़ी के बीचों बीच गड़ा हुआ था। व्योमकेश ने घड़ी को बड़ी बारीकी से कुछ देर देखा, फिर उसे डिबिया में रखकर सामने मेज पर रख दिया और बोला, हाँ तो अपनी बात जारी रखिए। आशु बाबू बोले, भगवान ही जानता है कि उसके बाद मैं कैसे घर पहुंचा। मैं तनाव और परेशानी में सारी रात सो नहीं पाया। यह घड़ी मेरे लिए वरदानी समझी, अन्यथा तो अब तक अस्पताल में पोस्टमार्टम की टेबल पर मेरी लाश पड़ी होती। आशु बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। एक ही रात में मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष खो दिए व्योमकेश बाबू। पूरी रात सोचता रहा हूं कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, अपने को कैसे बचाऊं। दिन की पहली किरण के साथ ही मुझे आपका नाम सूझा। मैंने आपकी अभूतपूर्व क्षमताओं के बारे में सुना था और इसलिए मैं पहली ही फुर्सत में आपके पास चला आया हूँ। मैं एक बंद टैक्सी में आया हूँ। पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि कहीं। व्योमकेश उठकर आशुतोष बाबू के पास गया और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोला, अब आप आराम से रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। यह सही है कि कल आप बाल बाल बचे, लेकिन आगे से यदि आप मेरी सलाह पर अमल करेंगे तो आपके जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। आशु बाबू ने व्योमकेश के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, व्योमकेश बाबू कृपा करके मुझे इस दुर्गति से बचा लीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। मैं आपको 1000 रुपये का पुरस्कार दूंगा। व्योमकेश मुस्कुराते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, यह तो आपकी उदारता है। इसको मिलाकर कुल 3000 रुपये हो जाते, क्योंकि 2000 रुपये के इनाम की घोषणा सरकार कर चुकी है। लेकिन यह सब बाद में, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कल जब आप पर हमला हुआ उस समय आपने कोई आवाज सुनी थी? किस तरह की आवाज? कोई भी, जैसे कार के टायर फटने की आवाज। आशु बाबू ने निश्चयपूर्वक कहा, नहीं। कोई और आवाज या ध्वनि? जैसा कि मुझे याद आता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। नहीं, जरा ध्यान से सोचिए। काफी देर सोचने के बाद आशु ने कहा, मैंने वे ध्वनियां सुनी जो अक्सर भीड़ भरी सड़कों पर होती हैं, जैसे कारों, ट्रामों, रिक्शों की आवाजें। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे झटका लगने के समय मैंने साइकिल की घंटी की आवाज सुनी थी। कोई और अस्वाभाविक आवाज नहीं। व्योम के कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद बोला, क्या आपके ऐसे दुश्मन हैं जो चाहते हो कि आपकी मृत्यु हो जाए? जहां तक मेरी जानकारी है मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता। आपने शादी नहीं की इसलिए आपके बच्चे तो हैं नहीं। मैं समझता हूं आपका भांजा ही तो आपका वारिस है। आशु बाबू पहले तो दुविधा में हिचकिचाए, फिर बोले, नहीं। आपने अपनी वसीयत लिख दी? हाँ। कौन है आपका वारिस? आशु बाबू संकोच में से मुस्कुराए और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कुछ अटकते हुए बोले, आप मुझसे इस प्रश्न छोड़कर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यह मेरा निजी मामला है, प्राइवेट है। और वह अपनी उलझन में खो गए। व्योमकेश पैनी निगाह से आशु बाबू को देखकर बोला, ठीक है, लेकिन क्या आपका भविष्य का वारिस जो भी होगा आपकी वसीयत के बारे में जानता है? नहीं, यह मेरी और मेरे वकील के बीच पूरी तरह से गोपनीय है। क्या आप अपने वारिस से अक्सर मिलते रहते हैं? आशु बाबू ने दूसरी ओर देखकर कहा, हाँ। आपके भांजे को जेल गए कितने दिन हुए? लगभग 3 सप्ताह। व्योमकेश बाबू कुछ देर व्यग्रता से बैठा रहा, फिर एक निश्वास छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आप अभी घर जाइए, यह घड़ी और अपना पता मेरे पास छोड़ जाइए। यदि मुझे और किसी की जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आशु बाबू एकाएक परेशान उठे, बोले, लेकिन आपने तो मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं की। यदि मुझे फिर? आपको केवल इतना ख्याल रखना है कि आप अपने घर से बाहर ना निकले। आशु बाबू का चेहरा भय से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, मैं घर में अकेले रहता हूँ, यदि कोई। ना घबराइए नहीं, आप घर में पूर्ण सुरक्षित हैं। यदि आप दरबान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आशु बाबू, क्या मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता? व्योमकेश क्वेश्चन सोचता रहा, फिर बोला, नहीं। यदि आप घर से बाहर निकलना ही चाहते हैं तो केवल फुटपाथ का ही प्रयोग करें। किसी भी स्थिति में सड़क का प्रयोग ना करें। यदि करते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा।